स्ट्रेन हार्डनिंग, तो मैंने डेफिनेशन लिख दी है यहाँ पे, देख लिख लिया। व्हेन मेटल इज स्ट्रेस बियॉन्ड इट्स यील्ड पॉइंट इट एंटर्स द प्लास्टिक रीजन। व्हेन लोड इज इंक्रीज्ड फर्दर a kind of rearrangement occurs at an atom level and the mobility of dislocation decreases, which in turn makes the metal harder and stronger। मतलब कि स्ट्रेन हार्डनिंग में क्या कर रहे हैं हमने इसको स्ट्रेस किया, लोड लगाया हमने, और इसको कहाँ से ये पॉइंट जो है इससे ज़्यादा लोड लगाया तो प्लास्टिक रीजन तो हो गई, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी। लेकिन अब लोड इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, एटम्स रीअरेंज कर ले रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, तो डिसलोकेशन मतलब कि उनकी मूवमेंट कम हो जा रही है, बहुत मूवमेंट कम होगी तो वो हमें ज़्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, इसलिए इसमें स्ट्रेस वैल्यू बढ़ रही है। हालांकि स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बढ़ रही है, लेकिन ज़्यादा लोड के अकॉर्डिंग लोड ज़्यादा लगाना पड़ रहा है हमें। तो क्या करते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग की वजह से क्या हो जाता है, मेटल हार्डर हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। देखिए सिग्मा वाई से सिग्मा यू स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है ना, और डक्टिलिटी कम होती है। ये होता है स्ट्रेन हार्डनिंग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेकिंग। नेकिंग पता ही है आपको। एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए आप, मैं करवाता हूँ। कार्बन परसेंट क्या होता है, देखिए कार्बन, इसमें अभी एम एस ले रहे थे हम, उसमें 0.2 से 0.3 का था। अब सपोज कार्बन परसेंटेज हमने इंक्रीज़ करी, कार्बन परसेंटेज इंक्रीज़ करने से क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। कार्बन परसेंट इंक्रीज करने से स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो डक्टिलिटी जो होती है मटेरियल की वो कम होती है, ठीक है, डक्टिलिटी कम होती है। और जो ये ग्राफ है ना, ग्राफ शिफ्ट्स अपवर्ड्स, लेफ्ट में अपवर्ड बढ़ेगा, लेफ्ट एंड अपवर्ड्स, मतलब कि ये जो ग्राफ था अभी ऐसे था, अब ये ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ हो जाएगा जब हमने C% बढ़ा दिया। ओके, तो ये इधर को आ गया तो डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब कि इसके प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ही होती है एक तरीके से, कि वायर में कम ड्रॉ करने की एबिलिटी होती है ना, डक्टिलिटी, ठीक है। तो डक्टिलिटी क्या हो रही है, देखिए इधर जा रहा है जब ग्राफ तो डक्टिलिटी कम हो रही है, इस ऊपर वाले कर्व की डक्टिलिटी कम हो रही है। और सिग्मा वाई, देखिए इस केस में सिग्मा वाई यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है सिग्मा वाई, या सिग्मा कोई भी स्ट्रेंथ ले लीजिए इसकी, ठीक है। तो स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ रही है इस केस में जब कार्बन परसेंट हम बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ होती है, कार्बन परसेंट बढ़ रहा है, डक्टिलिटी कम हो रही है। अब क्या होता है, देखिए ये तो हमने पढ़ा था इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था। अब जो नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, मतलब कि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या होता है, उसे हम कहते हैं फ्लो कर्व, ठीक है, फ्लो कर्व कहते हैं उसे। फ्लो कर्व क्या होता है, जो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, सिग्मा एप्सिलॉन टी सिग्मा टी का जो कर्व बनेगा वो कैसा होएगा, यहाँ तक तो सेम रहता है, ये रीजन कहाँ से कहाँ तक चेंज होएगा, डी एफ जो रीजन है हमारे पॉइंट ग्राफ में, ठीक है, उसमें चेंज होता है। कैसे, देखिए सपोज ये वाले तो हमारा प्रीवियस जो हमने ग्राफ बनाया एम एस का, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, सिग्मा नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्व, ठीक है, ये पॉइंट ई था, ये डी था, ये एफ, ये वो वाला कर्व है। ओके, यहाँ पे कर्व कैसे बनता है, ये ऊपर चले जाता है और ये नीचे ई पॉइंट के बाद ना, ये जो ई पॉइंट है ये यहाँ पे देख रहे होंगे नीचे आ रहा है, लेकिन ये ऊपर ही जाता है, ठीक है। इसको एक्चुअली तो यहाँ से ऐसे से आना था, लेकिन ये ऊपर चले जाता है। तो ये क्या है, सिग्मा टी एप्सिलॉन टी, मतलब ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जिसे कहते हैं हम फ्लो कर्व। ऐसा क्यों हो रहा है, ये नेकिंग में के बाद ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारा एरिया कौन सा होता है, सिग्मा नॉट इक्वल टू पी बाय एरिया एप्सिलॉन नॉट। इनिशियल एरिया हो रहा है, मतलब एरिया हमारा नेकिंग में तो हमने कुछ नेकिंग कितना भी खींच लो, एरिया कम कर लो, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल एरिया है। तो ये हमेशा सिग्मा नॉट नीचे जाएगा, चाहे आप बढ़ा लो अपनी, आपकी देखिए एप्सिलॉन बढ़ रहा है, आपका स्ट्रेन बढ़ रही है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन सिग्मा नॉट नीचे ही जा रहा है, ठीक है ना, नेकिंग के बाद, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे फाइनल एरिया लेते हैं, मतलब कि नेकिंग हुई, नेकिंग में एरिया बहुत कम हो गया, एरिया कम हो गया, फाइनल एरिया नेकिंग में क्या होता है, टू लेते हैं, फाइनल एरिया क्या हो रहा है, कम, इसलिए सिग्मा टी हो रहा है, बढ़ रहा है, एफ कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है। ओके, तो ये चीज़ होती है नेकिंग में, जिसे हम कहेंगे
या फिर ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में फ्लो कर्व कहते हैं जिसको। ओके, जो ये कर्व है यहाँ पे कौन सी पावर लॉ, सिंपल पावर लॉ फॉलो करते हैं, सिंपल पावर लॉ फॉलो करते हैं। सिंपल पावर लॉ क्या होती है ये आगे हम एमएस में भी पढ़ेंगे, मेन तो वहीं पढ़ेंगे, पढ़ाऊँगा वहाँ पे भी, ठीक है। बस यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मूला ये क्या होता है, के एप्सिलॉन टी कोई प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है और एन की पावर एन, ये हो जाता है फॉर्मूला। सिग्मा हमारा ये डायरेक्ट नॉर्मल तो हमारा क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन, ठीक है, ई एप्सिलॉन ऐसा होता है, या कोई भी कांस्टेंट इलास्टिक कांस्टेंट एप्सिलॉन। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा टी इज के एप्सिलॉन टी की पावर एन फ्लो पर। तो यहाँ पे ये ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेन, एन क्या हो जाता है, स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट। के क्या हो जाता है, कोई भी स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट, स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे ज़्यादा लिखने की आपको जरूरत है नहीं, ठीक है। बस ये याद रख, दिमाग में रख लीजिए कि ये होता है यहाँ पे फ्लो कर्व, सिंपल पावर लो। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट है अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ किसकी, मेटल की प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ऑफ मेटल। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारे पे इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। तो देखिए भाई, नॉर्मल लाइफ में एक होता है नॉर्मल लाइफ, ठीक है, नॉर्मल लाइफ जो हम मानते हैं कि, ठीक है, अभी हमें क्या पता है इलास्टिसिटी की, जितना ज़्यादा खींचेंगे वो ज़्यादा इलास्टिक हो गया मेटल, ठीक है, नॉर्मली हम ये मानते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, ये केस होती हैं उल्टी, ठीक है। इन कॉमन लाइफ हम क्या मानते हैं, नॉर्मल लाइफ में जो ज़्यादा इलास्टिक होगा, जैसे कि रबड़ इज़ मोर इलास्टिक मानते हैं। लेकिन जो फिज़िक्स या सोम में जो हम पढ़ते हैं उसमें क्या होती है, चेन उल्टी हो जाती है चीज़ें इलास्टिसिटी में। जो मेटेरियल कम डिफॉर्म होगा वो ज़्यादा इलास्टिक होगा, क्योंकि वो ज़्यादा रेजिस्ट कर पा रहा है किसी डिफॉर्मेशन को। ओके, ये सब लिख लीजिए आप अपनी लैंग्वेज में बना के। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबड़, ये कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी को ज़्यादा ध्यान नहीं देना। इलास्टिसिटी में जो ध्यान देना है वो बता देता हूँ क्या है। देखिए हमने ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, मान लीजिए ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, कोई हमारे लोडिंग जब हम कर रहे हैं इलास्टिक लिमिट तक हम लोड लगा रहे हैं, ठीक है, हमने लोड लगाया ये इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है, ग्राफ तो ऐसा है, इलास्टिक लिमिट तक हमने लोड लगाया, या फिर हमने लोड लगाया, ये बी पॉइंट है, ये है लोड इज अप्लाइड विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, हमने लोड लगाया, लोडिंग कर्व ये बन रहा है, लोडिंग कर्व, और जब हमने छोड़ा तो वो वापस रिट्रैक्ट कर लेगा, तो कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आई, तो ये लोडिंग अनलोडिंग कर्व हो गया, ठीक है, जो बॉडी अगर इलास्टिक है तो, ठीक है, ये लोडिंग कर्व, ये वाला लोडिंग, और ये अनलोडिंग कर्व, ओके। अगर इसको सपोज ज़्यादा लोड कर दिया इलास्टिक पॉइंट से आगे, यहाँ तक ले गए, अब नीचे ला रहे हैं, ठीक है, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट तक हमने अगर कर दिया, लोड इज़ अप्लाइड बियॉन्ड, लिख दीजिए बस, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, ठीक है, ये सब सेम लिख लीजिएगा, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। तो ऐसे चले जाएगा, ये पैरेलल आएगा आगे जा तक, यहाँ तक लोड गया, फिर ये जाएगा यहाँ पे, अनलोडिंग कर्व ये बन गया आपका नया। अब जो दोबारा साइक्लिक लोडिंग है, सपोज कि दोबारा साइकिल, यहाँ पे साइकिल चल रही है, यहीं कंटिन्यू हो जा रही है, अब साइकिल यहाँ चलेगी, ये लोडिंग कर्व, ये अनलोडिंग कर्व, अब अगला लोडिंग कर्व हो जाएगा वो ये वाला लोडिंग कर्व। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये है परमानेंट डिफॉर्मेशन, ये बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई। अब सपोज देखिए थीटा है, ये थीटा है, तो थीटा टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया तुम्हारा सिग्मा, और बेस हो गया तुम्हारा एप्सिलॉन, सपोज ये सिग्मा और ये एप्सिलॉन। तो थीटा को हम अगर छोटा मारे, स्मॉल वाले थीटा को बराबर हो गया ये थीटा के, और थीटा ये
हमने पढ़ा ही होगा कि ये क्या हो गया, ये देखिए ये ई के इक्वल होता है क्योंकि सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलन होता है, ठीक है ना। तो सिग्मा ई क्या हो गया यहाँ से, सिग्मा बाय एप्सिलन, तो थीटा ये। तो मतलब ये जो स्लोप है इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। राइटिंग माफ करिए भाई, जल्दी मैं लिख रहा हूँ थोड़ी, ओके। तो ये चीज़ें होती हैं। अब सेकंड हम पढ़ते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब कि जो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच पीस ऑफ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर और थिन सेक्शन, ठीक है, थ्रू अ टेंशनिंग। इसमें टेंशन की प्रोसेस से बनता है, टेंशन, ओके। वायर बन जाती हैं, वायर। मैलिएबिलिटी क्या होता है, मैलिएबिलिटी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी एबल टू ड्रॉन इनटू शीट्स थ्रू कंप्रेशन होएगा इसमें, और क्या बनता है, शीट्स बनती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ आता है प्रूफ स्ट्रेस। ये प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है सर? देखिए प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, जो मेटेरियल, जैसे कि हमने पढ़ा था एमएस, उसका तो हमारे को पर ये सिग्मा वाई था, एमएस का हमारे पे एक स्पेसिफिक सिग्मा वाई की वैल्यू थी, ठीक है, स्पेसिफिक सिग्मा वाई की वैल्यू थी, जो कि मैं वैल्यू बता भी देता हूँ आपको कितनी होती है। एमएस की सिग्मा वाई की वैल्यू होती है 250, एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है मेगा पास्कल एमएस की, एमएस। लेकिन प्रूफ स्ट्रेस कहाँ यूज़ होता है, जब किसी की वैल्यू, किसी की सिग्मा वाई हमें ना पता हो किसी मेटेरियल का। सपोज कि ये जैसे मैंने बताया था एल्यूमिनियम, सिग्मा एप्सिलन, सपोज एल्यूमिनियम का कर्व कैसा होता है, लीनियर होता नहीं, ये ऐसा होता है, यहाँ ए से बी तक तो लीनियर होगा, उसके बाद नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम का है सपोज कर स्ट्रेस टेंस का, तो इसकी कोई हमारे पे वो वैल्यू दिख नहीं रही होगी, कोई नीचे वो तो बन नहीं रहा, सी पॉइंट आ नहीं रही, ये ए बी सी सारे पॉइंट एक ही इसमें डी। तो एक ऐसी वैल्यू हम ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये प्रूफ है, प्रूफ स्ट्रेस, ठीक है। इट इज़, तो मैं बताता हूँ डेफिनेशन क्या लिखा हुआ। इट इज़ डिफाइंड फॉर दोज डक्टाइल मटेरियल्स विच डज नॉट हैव अ डेफिनेट यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट मींस मेटेरियल उसके लिए, इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इट इज़ डिटरमाइंड बाय ऑफसेट मेथड। ऑफसेट मेथड क्या है, कुछ भी नहीं है, अगर याद नहीं रखना आपको आएगा भी नहीं, ठीक है। एक हम लीनियर यहाँ पे पैर बना लेते हैं, लीनियर लाइन, ये थीटा है, जितना यहाँ पे स्टार्टिंग में जो स्लोप आ रहा है वही थीटा स्लोप यहाँ पे मान लेते हैं इस पॉइंट की, ठीक है। ये ऑफसेट, इतना ऑफसेट हो गया, ये ऑफसेट है, ये ऑफसेट, ठीक है, पैरेलल लाइन बना के ऑफसेट। ये कितना, जो स्ट्रेन में कितना आ रहा है, 0.2% स्ट्रेन आ रहा है। तो हम जो ये एप्सिलन वन माना है हमने, ये थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा, ये सिग्मा प्रूफ स्ट्रेस हो गया, तो सिग्मा प्रूफ अपॉन एप्सिलन वन, ये पूरा एप्सिलन वन है, ओके, या अपॉन एप्सिलन, ओके, हाँ अपॉन एप्सिलन लिख लीजिए। और मतलब ये एप्सिलन वन तो पूरा है, ये कुछ मान लीजिए एप्सिलन डैश मान लीजिए, एप्सिलन डैश, तो ये एप्सिलन डैश, ठीक है, कुछ याद नहीं करना आपको। तो एप्सिलन वन की वैल्यू कितनी होगी, 0.2% प्लस ये एप्सिलन डैश, और एप्सिलन डैश देखिए क्या हो जाएगा, प्रूफ सिग्मा प्रूफ अपॉन थीटा, और थीटा मैंने क्या बताया था, थीटा होता है ई, तो वही है 0.2% प्लस सिग्मा प्रूफ स्ट्रेस अपॉन टेन थीटा या ई। ये याद नहीं रखना आपको, बस प्रूफ स्ट्रेस वो कहाँ डिफाइन होता है, जब जिस मैटेरियल का सिग्मा वाई नहीं पता होता है, ये याद रखिए बस, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है इम्पोर्टेंट जो है हमारे पे, रेजिलियंस। ये होती है टोटल स्ट्रेन एनर्जी, total strain energy stored in a body up to
इलास्टिक पॉइंट तक जो भी टोटल स्ट्रेन एनर्जी रहेगी, स्ट्रेन एनर्जी का मतलब हमने लोड लगाया, जो अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी बॉडी के, जिस कारण वो परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होती, वो होती है स्ट्रेन एनर्जी। टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी अप टू इलास्टिक पॉइंट तक, उसको कहेंगे रेजिलियंस। ठीक है, एक होता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, एक होता है रेजिलियंस। जब लोड कर्व हमारा है लोड और डिफ्लेक्शन के बीच में, डिफ्लेक्शन और कर्व है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जब लोड और डिफ्लेक्शन के उसमें है तो अप टू पॉइंट ले लिया हमने। ठीक है, तो ये लीनियर है, तो ये ट्रायंगल हो गया, तो इसे कहेंगे हम रेजिलियंस। तो यू आर से हम कैपिटल यू आर से दे देते हैं, यू से डिनोट करते हैं ना स्ट्रेन एनर्जी, तो यू आर हो गया, तो हमारा कैपिटल क्या रेजिलियंस। ये होता है रेजिलियंस क्योंकि हाफ ये लोड, ये डिफ्लेक्शन, ये पी ई दे देते हैं, ये डेल्टा इलास्टिक तक, इलास्टिक पॉइंट है ये। ठीक है, तो हाफ पी ई डेल्टा ई, ये हो गया तुम्हारा रेजिलियंस। ये होता है अब स्मॉल यू आर, वो क्या हो जाता है कैपिटल यू आर डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि अभी बताता हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए यू आर क्या हो जाएगा हमारा हाफ, जो ये कर्व बनेगा यहाँ पे, हाफ ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये सिग्मा ई है, ये एप्सिलन ई है बी पॉइंट तक, तो हाफ सिग्मा ई एप्सिलन ई क्या होता है ये मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस होता है हमारा स्मॉल यू आर कुछ भी। ठीक है, जहाँ पे मतलब जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का हम ले रहे होते हैं कर्व, तो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस क्या हो गया लोड बाय एरिया, ये हो गया डेल एल बाय एल, तो एरिया इंटू एल नीचे वॉल्यूम आ गया, इसलिए हमने ये वाला रेजिलियंस अपॉन वॉल्यूम हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ओके, ये होता है रेजिलियंस। इसके बाद आता है टफनेस। टफनेस क्या होती है? टफनेस होती है टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन अ बॉडी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, लास्ट तक जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी है, ये तो इलास्टिक पॉइंट तक जो इतनी एनर्जी स्टोर थी बॉडी में वो रेजिलियंस होती है, जो अप टू फ्रैक्चर पॉइंट जितनी टोटल एनर्जी होगी वो टफनेस होती है बॉडी की। ठीक है, तो इसका ग्राफ, तो इसका फॉर्मूला तो हो नहीं सकता क्योंकि ये पैराबोलिक है, एरिया हम निकाल नहीं पाएंगे जब तक दिया ना हो वैल्यूज़। ये टोटल एनर्जी क्या होगी टफनेस, और जब स्ट्रेस स्ट्रेन का बना दो तो उसे मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। ओके, इसको क्या कर लें स्मॉल यू टी, ये कैपिटल यू टी, और वही है यू टी अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। ये खाली क्या है टफनेस। ठीक है, ये चीज़ थी। आगे बढ़ते हैं। 7th आता है हमारे पे हार्डनेस। ये क्या होती है, जो मटेरियल कितना रेजिस्ट करेगा किसको, स्क्रैचेस को या एब्रेशंस। ठीक है, जो कांस्टेंट यूज़ से हमारे बॉडी मटेरियल को यूज़ करते करते जो हमारे पे कांस्टेंट स्क्रैचेस जाते हैं, कितना वो रेजिस्ट कर रहा है मटेरियल, उसको कहेंगे हार्डनेस। ठीक है, किससे BHT टेस्ट से हम क्या करते हैं, इसको हार्डनेस को नापते हैं। BHT टेस्ट, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट से हम क्या करते हैं हार्डनेस नाप सकते हैं। अब दो चीज़ें आती हैं जिसकी डिफरेंस लोगों को कन्फ्यूजन होती है बहुत, क्रीप और फटीग। क्रीप क्या होता है सर, और फटीग क्या होता है? क्रीप में क्या होता है, हमने क्रीप पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। क्रीप इज परमानेंट डिफॉर्मेशन
formation of plastic formation which is recorded with passage of time at constant loading within elastic limit। मतलब कि हमने एक मेटेरियल है उस पर लोड लगाए रखा, कांस्टेंट लोड लगा रखा है, टाइम के साथ साथ जो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आती रहेगी, ठीक है, मेटेरियल हल्का हल्का धीरे धीरे डिफॉर्म होता रहेगा, उसे कहते हैं क्रीप। तो इसमें क्या याद रखना है, टाइम के साथ साथ क्या लगा रहे हैं हम, कांस्टेंट लोडिंग विद इन इलास्टिक लिमिट, कांस्टेंट विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। यानी कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दे दिया हमने, बहुत ज़्यादा लोड लगा दिया, ठीक है, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही लगा रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ वो बहुत ज़्यादा हमने देर लगाए रखा है, इसलिए क्रीप आने लगता है, धीरे धीरे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आने लगती है। तो ये टाइम डिफॉर्म है। और एक होता है होमोलोगस टेम्परेचर की, ये क्या होता है होमोलोगस टेम्परेचर, बस टेम्परेचर क्या होता है, वो होता है देखिए मेल्टिंग पॉइंट का हाफ होमोलोगस टेम्परेचर। जो क्रीप डिफ्लेक्शन है ना, टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, टेम्परेचर बताता हूँ होमोलोगस टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर के साथ क्रीप बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्रीप बढ़ेगी। एंड टेम्परेचर जब इसका हाफ हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट का, तब ये जो क्रीप होता है ना इस होमोलोगस टेम्परेचर पे, क्रीप जो है इज इनटॉलरेबल, मतलब टूटने ही वाला है फिर तो मेटेरियल अगर इतना पहुंच गया, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक फॉर्मेशन है। इसके बाद आता है फटीक। फटीक का क्या होता है, इसमें तो कांस्टेंट लोड लगाया था, टाइम के साथ इसलिए परमानेंट डिफॉर्मेशन आई। इसमें क्या होता है, साइक्लिक लोडिंग होती है, ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग ड्यू टू लिख लीजिए यहाँ पे, ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग फ्रैक्चर, ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग फ्रैक्चर फेलियर में अकर इफ, जब टोटल एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन एनर्जी एक्सीड्स टफनेस, मतलब कि फ्रैक्चर पॉइंट होना सिग्मा एफ, मतलब कि फाइनल जो है अल्टीमेट से भी ज़्यादा, अगर वो फटीग टफनेस को भी जो एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन एनर्जी है वो क्रॉस कर गई, किस कारण, साइक्लिक लोडिंग, यहाँ पे कांस्टेंट लोडिंग, साइक्लिक लोडिंग लगाते रहे फिर हटा दिया, लगाया फिर हटाया, ठीक है, तो उस कारण क्या होता है, फटीग आता है। और ये इन फटीग इसमें क्या होता है, बोथ डक्टाइल एंड ब्रिटल, तो मटेरियल होता है ना डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल फेल इन फ्रैक्चर हो जाता है दोनों में ड्यूरिंग फटीग फेलियर में दोनों एक तरह के बिहेव करने लगेंगे और दोनों फ्रैक्चर करके टूटेंगे। ओके, फटीग पता चल गया। फटीग एग्जांपल देखिए, जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन की पटरी है, ट्रेन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ट्रेन रेल्स, ठीक है, जो भी मान लीजिए, जो पटरी है उसमें क्या हो रहा है, ट्रेन आई फिर चली गई, थोड़ी देर बाद आई, टाइम के साथ साथ साइक्लिक लोडिंग कह रहे हैं इसको, आई हट गया, लोड आया हट गया, लोड आया हट गया, तो यहाँ पे क्या होता है, फटीग आता है, इसलिए फटीग फेलियर से हमारा ट्रेन की जो रेल्स हैं वो टूटती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या पढ़ना है। हाँ, जो मैंने आगे बताया था आपको, स्ट्रेस स्ट्रेन टेंसर याद है, स्ट्रेस क्या होता है, सेकंड रैंक टेंसर, रिलेशन बता देते हैं क्या क्या होते हैं। एक होता है 3D स्ट्रेस टेंसर। 3D स्ट्रेस टेंसर क्या होता है, स्ट्रेस टेंसर ऐसा होता है, सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, टाउ वाई एक्स, सिग्मा वाई वाई, टाउ वाई जेड, चलो नहीं सिग्मा जेड, ये वाले नॉर्मल, यहाँ बाकी शेयर।
ये होता है 3D स्ट्रेस टेंसर, मतलब बताया था मैंने वहाँ पे कि मैट्रिक्स बनती है 3D, तो वही बन रही है। ये 3 क्या है, नॉर्मल, और ये सब क्या है, 6 जो बाकी हैं वो शियर स्ट्रेस की वैल्यूज़ हैं किसी प्लेन पे। ओके, और अब एक कंडीशन होती है प्लेन स्ट्रेस की कंडीशन, ये आगे पढ़ेंगे आप किस में भी, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में क्या होती है, मतलब कि किसी एक प्लेन पे स्ट्रेस 0 है, स्ट्रेस इज 0 इन थर्ड एक्सिस, ठीक है, या प्लेन, ठीक है, एक पे 0 है, मतलब कि सिग्मा z 0 मान लीजिए, ठीक है, तो सिग्मा वहाँ पे वो भी नहीं होगा, जेड एक्स भी 0, एक्स सिग्मा जेड एक्स भी 0, वाई जेड जो भी जेड के हैं सब 0, तो ये सब 0, जेड वाई 0, तो ये बचा क्या हमारा 2D बच गया, सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स, ये बच जाएगा प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें स्ट्रेस टेंसर, मतलब कि आपको अगर वैल्यू दे दी यहाँ पे 0 1 2 3, ठीक है, ये तो 1 ही रहेगा जो भी है, मतलब ठीक है ना, ऐसे ये सेम होंगे, ठीक है। हाँ, ये जो टाउ एक्स वाई है वो सेम होता है, टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स सेम होगा, टाउ जेड वाई टाउ वाई जेड सेम होगा, ठीक है, टाउ एक्स जेड टाउ जेड एक्स सेम होगा। क्यों सेम होंगे ये, क्योंकि ये एक मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है मोमेंट से, और मैं पढ़ाऊँगा डेरिवेशन है, उससे हमारी सेम आ जाती हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो ये याद रखिए कि ये वैल्यू सेम रहेंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3D स्ट्रेन टेंसर भी होता है, थ्री डी स्ट्रेन टेंसर कैसा होता है भाई, वहाँ पे एप्सिलन एक्स एक्स आ जाएगा, एप्सिलन वाई वाई, एप्सिलन जेड जेड, और यहाँ पे जो आएगा फाई एक्स वाई हाफ आता है, फाई एक्स जेड हाफ, फाई वाई एक्स हाफ, फाई वाई जेड हाफ, फाई जेड एक्स हाफ, फाई जेड वाई हाफ, यहाँ पे हाफ आएगा, शियर स्ट्रेस जो है, शियर स्ट्रेन जो है वो हाफ हो जाएगा। लेकिन टोटल शियर स्ट्रेन क्या होती है, शियर स्ट्रेन क्या होगा, सपोज किसमें एक्स वाई डायरेक्शन में, एक्स वाई प्लेन में, टोटल शियर इन एक्स वाई प्लेन क्या हो जाएगा, फाई एक्स वाई बाई 2 प्लस फाई वाई एक्स बाई 2, यानी कि फाई एक्स वाई, और ये वैल्यू सेम होगी, तो ये हो जाएगा टोटल फाई एक्स वाई। ओके, ये होता है टोटल शियर स्ट्रेन इन एक्स वाई प्लेन वाई जेड ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब कि सपोज इसमें बता देता हूँ क्या है, सपोज यहाँ पे 0 और 2/2 हो गया, 4/2 हो गया, यहाँ पे क्या होगा 2/2 1 3, ठीक है, ऐसे कुछ भी। तो ये 2/2 तो नहीं दिया हुआ, यहाँ पे 4 दिया हुआ, यहाँ 4 दिया हुआ, यहाँ 8 दिया हुआ मान लीजिए यहाँ, ठीक है, 8 दिया हुआ, यहाँ 10 दिया है, तो यहाँ पे भी 10 दिया होगा, ऐसे सपोज। तो 4/4 है, 4 दिया है, तो यहाँ पे आप करेंगे 4 का आधा कर लेंगे, वही आपका फाई एक्स वाई आ जाएगा, शियर स्ट्रेन इन एक्स वाई डायरेक्शन आ जाएगा, जो यहाँ दिया हुआ है उसका आधा करना है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप, इसको अकॉर्डिंग मैच करके देख लीजिएगा।